नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया था और अकाउंट्स की मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं अकाउंटेंट की थ्योरी का पोर्शन की वीडियो लेके आने वाला हूं और उसकी पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगा है। जैसा कि आपको पता है, अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा तकनीकी दिक्कतों से भी मुझे गुजरना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे मैं इन तकनीकी दिक्कतों को भी दूर कर लूँगा और डेली बेसिस पे आपके लिए काम की वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में अकाउंट्स के हम मिक्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं पे आधारित हम कुछ थ्योरी की पोर्शन भी हम पढ़ेंगे। आज जैसे शाम तक या कल सुबह तक मैं एक थ्योरी के पोर्शन की वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप देखना। और इन क्वेश्चनों को कराने का मेरा उद्देश्य केवल यही है ताकि आप इनको पढ़ ले और आपको एक रिवाइज़ हो जाए, मेमोरी आपको कुछ याद हो जाए कि हमने हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा था पहले कभी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की सीक्वेंस में थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये पीडीएफ को बनाने का काम मेरा ही है और इतने सारे पीडीएफ को बनाना बहुत मुश्किल काम लगा मुझे। चाहे तो आप बना के एक पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, सैद्धांतिक। लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार क्या माना गया? सैद्धांतिक। ना बेसिक मानते हैं दोस्तों, ना काल्पनिक, सैद्धांतिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ भी चीज़ ये सबसे पहले सैद्धांतिक होती है। 2 चीज़ होती है तो सैद्धांतिक होती है, एक होता है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक। तो दोस्तों लेखांकन सिद्धांत जो है आपके वे सैद्धांतिक हैं। सैद्धांतिक का मतलब समझ रहे हो कि कि कुछ चीज़ एक फिक्स स्टैंडर्ड में होना, उसको बेशक प्रैक्टिकल में हम ठीक से अप्लाई कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन हाँ सैद्धांतिक बात यही है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों लेखांकन सिद्धांत जो है वो सैद्धांतिक है हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। तो दोस्तों ये बताना है कि सिद्धांतों के नाम क्या है? परिवर्तनीय सिद्धांत, स्वयं सिद्ध सिद्धांत, परिपाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम का जो प्रयोग किया जाता है GAAP, गाप। तो इसका फुल फॉर्म क्या, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना क्या बोलते हैं इसको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने डाला हुआ है ये रहा। गाप का पूरा नाम क्या है? दोस्तों गाप का पूरा नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए जब पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पावर। तो दोस्तों पावर तो नहीं होगा, अकाउंट्स में पावर की काम बात करते हैं तो सिद्धांतों की बात करते हैं दोस्तों, जेंटल। तो दोस्तों ये भी कहाँ होगा? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो उसका फुल फॉर्म ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है? तो दोस्तों लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो क्या प्रकृति है? तो हमारे लेखांकन सिद्धांत सभी जगह मान्य नहीं है, सत्यापित करने का भाव है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या प्रकृति है दोस्तों? तो दोस्तों ये तीनों राइट है। हमारे लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति सभी जगह मान्य नहीं, ये भी सही है, सत्यापित करने का भाव ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाए गए ठीक है। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं होती हैं? तो लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं बतानी है दोस्तों। क्या है? यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 मापदंडों को पूरा करना है। चलिए सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है डी। लेखांकन सिद्धांतों की ये तीनों विशेषताएं हैं, ये मनुष्य द्वारा निर्मित भी है और 3 मापदंडों को पूरा करना है इन्हें, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर भी है और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों डी इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन को अभी इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है अभी उनको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैं वीडियो की थ्योरी के पोर्शन लेकर आऊँगा उसमें मैं नहीं इनको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखांकन सिद्धांत की विशेषता में 3 मापदंडों को पूरा करता है, दिए विकल्प में कौन सही है। तो दोस्तों 3 मापदंड, ये देखिए यहाँ पे बात की गई है ना, ये निम्नांकित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं होती हैं। तो 3 मापदंडों को पूरा करना। तो 3 मापदंड कौन से हैं, ये रहे। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिखते समय, इनको बनाते समय इनका बेहद ध्यान रखा है कि इससे आपके थोड़ा नॉलेज तो इंक्रीज हो और आपको रिवाइज हो। तो चलिए देखो 3 मापदंड कौन से होते हैं। उपयोगिता, व्यवहारिकता और उद्देश्यपूर्णता। दोस्तों ये तीनों आपको याद होने चाहिए। लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं 3 मापदंडों को पूरा करती है। वे 3 मापदंड कौन से हैं, ये वाले हैं। उपयोगिता, व्यवहारिकता, उद्देश्यपूर्णता और सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित से है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही है कि मुद्रा को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। ये राइट आंसर दोस्तों सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस होता है। तो दोस्तों एसेट्स बताने हैं। तो पूंजी प्लस क्या होता है, बाह्य देनदारियाँ। ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है बाह्य देनदारियाँ। इसका बोलता है एक्सटर्नल डेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य शामिल होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी है। रूढ़िवादिता, सारता और पारुपर सारत्व। ये दोस्तों वे हैं, ये लेखांकन की अवधारणाएं आपने चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के अपने फर्स्ट ईयर में, या आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा लेखांकन की कौन कौन सी अवधारणाएं होती है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि लेखांकन की कौन कौन सी होती है, मुद्रा माप की अवधारणा का मतलब क्या होता है। तो ये सब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके बताना कितने प्रकार की अवधारणाएँ होती है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है। तो बताना है लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है दोस्तों। तो द्विपक्षीय अवधारणा। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना। रिवाइज करने का यही एक तरीका है कि आप स्टेटमेंट पढ़ो और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ABCD, इन ऑप्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने जो भी 11th-12th UG और PG में आपने जो बुक्स पढ़ी होगी वही इनफ है दोस्तों। इसके लिए अलग से बुक्स कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब EMRS अकाउंटेंट का आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट दोस्तों लिखे हुए हैं। ऑडिटिंग लिखा है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है, वित्तीय प्रबंध, उसमें अकाउंटेंसी लिखा है, उसमें टैक्सेशन लिखा है। और आप पाओगे कि ये एक अपने आप में ही एक अलग अलग सब्जेक्ट है। तो क्या यह संभव है कि एक बुक में इनको सम्मिलित किया जा सके। कोई एक बुक मार्केट में आ जाए और उसमें डाल दें थोड़ा थोड़ा निकाल के। तो दोस्तों ये संभव नहीं है। आपने जो भी अपने UG PG 11th-12th जो भी पढ़ा हो वही इनफ है। और अकाउंट्स के क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे दोस्तों ये। तो ध्यान रखना है 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको अलग से कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग से आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें दोस्तों आपका टाइम वेस्ट बहुत जाने वाला है। आपने जो भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप 11th-12th की NCERT की कॉमर्स की किताब पढ़ सकते हैं। वो अपने मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है। तो दोस्तों बी, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या बही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पहली बार किस पुस्तक में हम लिखते हैं बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर तो आपने देख ही लिया है। बताइए ABCD, आप खुद बताइए। आप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक अभिलेख की पुस्तक है, राइट आंसर इसका ये है। आप बताइए कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं
तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि पहले हम जनरल एंट्री कहाँ करते हैं, जर्नल में, फिर क्या बनाते हैं, लेजर, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो ये एक क्रम है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना और क्या क्या करते हैं हम फाइनल अकाउंट बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने कहा रोज नामचा वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी की सुविधा हो। दोस्तों क्रोपर एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था, ये क्रोपर की एक बात है कि रोज नामचा वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी की सुविधा हो। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जिट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा डाल दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट ये पूछा है आपको मिला एग्जैक्ट, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्नल की मुख्य विशेषताएं हैं, तो मुख्य विशेषताएं बताना है क्या है। यह एक ऐसी पुस्तक होता है दोस्तों, मात्रा का इसलिए थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है क्योंकि ये पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगता है और मुझे अकेले ही ये बनानी पड़ती है। धीरे धीरे मैं सब चीज़ सीख जाऊँगा कैसे कैसे पीडीएफ को अरेंज करते हैं, तो थोड़ा माफ़ करना। यह एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है। भाई सीधी सी बात है, आपने पढ़ा है जर्नल एंट्री जब आप बनाते हो तो वे कहाँ लिखते हो, जर्नल में लिखते हो। डे बुक जिसको बोलते हैं, डे बुक देखिए आपने, देखिए आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपने डे बुक तो देखी होगी, लेजर की भी देखी होगी आपने बुक। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। यह खाता बही के लिए आधार प्रस्तुत करता है। हाँ, लेजर के लिए तो आधार प्रस्तुत करता है भाई। लेजर में एंट्री हम कहाँ से करेंगे, लेजर में कहाँ से लेकर आएंगे, तो डे बुक से लेकर आएंगे निकाल के। जनरल एंट्री से तो फिर हम लेजर में जाएंगे। प्रत्येक लेन देन को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक लेन देन को 2 भागों में तो बांटते हैं। डी, तीनों सही हैं, ए बी सी, तीनों विशेषताएँ हैं जर्नल की। बताइए रोज़ नामचा में कितने खाने होते हैं। जब हम स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो सबसे पहले टीचर यही लिखाते थे कि रोज़ नामचे में कितने खाने होते हैं, खाने खींच के दिखाते थे ऐसे। आपको याद है रोज़ नामचे किसको बोलते हैं, डे बुक को बोलते हैं। डे बुक जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं। धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा कि डे बुक हम कैसे बनाते थे, जर्नल एंट्री इस तरह से बनाते थे। सबसे पहले डेट का होता था सेक्शन, फिर पर्टिकल होता था, फिर एक लाइन और होती थी, फिर एक अमाउंट की होती थी, डेबिट की, क्रेडिट की। तो गिन के बताओ कितने खाने होगी। इस तरह से बनाते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ। डेट, पर्टिकुलर, तो खाने गिनो। और ये होता था LF, लेजर फॉलो। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाके बताना कि कौन कौन अब भी ये मतलब जनरल एंट्री बनाता है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5। तो बताइए रोज़ नामचे में कितने खाने होते हैं, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि इसमें लेजर में कितने खाने होते हैं। लेजर कैसे बनता है बताइए, ऐसे बनता है ना। तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि कितने खाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत खातों के नाम के साथ अकाउंट शब्द लिखा जाता है। बताना जो आपके पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट शब्द लिखा जाता है नहीं, ये बताना है। तो दोस्तों उनके आगे नाम नहीं लिखा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए ये सब थ्योरी की मैं वीडियो आपके सामने दोस्तों लेकर आऊँगा। मैं PDF बना रहा हूँ धीरे धीरे। आज या कल में एक सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंट्स को लेकर ही, जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी के पोर्शन को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों उसकी राइट आंसर है बी, 6 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाते से संबंधित है। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट। आप देखो ये क्या पर्सनल अकाउंट कैसे, आपको पता है कैसे। देखिए जैसे है ना, हमने किसी से पैसे लिए, सपोज करो राम ने
सोहन से। ₹200 लिए, तो एंट्री क्या बनाओगे आप? राम डेबिट टू सोहन क्रेडिट। ऐसे तो जनरल एंट्री बनाओगे, फिर बीच यहाँ पे नरेशन लिखोगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? ऐसे नरेशन लिखते थे हम। तो राम डेबिट टू सोहन। तो दोस्तों यहाँ दिखना है पाने वाले को डेबिट, तो दोस्तों पैसे किसको मिले हैं? राम को, तो राम को डेबिट कर दिया, तो पर्सनल अकाउंट है। और देने वाले को क्रेडिट, क्रेडिट सोहन को कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से करते थे हम। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोजनामचा के उपविभाजन में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपको रटे हुए नहीं चाहिए कि कितनी पुस्तकों को शामिल किया जाता है, कितनी को नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 8। 8 सहायक पुस्तक होती है। कौन कौन सी होती है मैं नेक्स्ट थ्योरी की जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल है? दोस्तों सहायक पुस्तकों के अंतर्गत बता दो कौन सी है? परचेज बुक, सेल्स बुक और बिल बुक। तो डी, राइट आंसर डी है। ये सब दोस्तों सहायक पुस्तकों के अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय कीमत पर दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है? भाई खुद बताइए आप। आर्थिक स्थिति में बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग है कोई, उसकी लागत के बजाय मार्केट प्राइस पर दिखा रहे हैं, तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन करता है? दोस्तों लागत अवधारणा का। ये अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है भाई किसी वस्तु की लागत पे हम डिसाइड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पर। जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य का, उस पर ही हम किसी वस्तु को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संभाव्य दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? संभाव्य दायित्व बताओ आप क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जाके बताना, मैं नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे। बहुत अच्छा टर्म है। चलिए, तो उसकी राइट आंसर है प्रकटीकरण की परंपरा। ये अवधारणा है दोस्तों। ये आपको अवधारणा है दोस्तों सारी याद होनी ही चाहिए। मैं एक वीडियो में आपको इसकी सारी अवधारणा लेकर आऊँगा। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन के लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं इसको? दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं? क्या कहते हैं? कह रहा प्रणाली, भारतीय लेखांकन प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। आपने बनाई है भारतीय लेखांकन प्रणाली? आपने बनाई होगी, आपने को याद है या नहीं है शायद आपको, या तो आपने 11th में बनाई होगी या 12th में। जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें भारतीय लेखांकन प्रणाली भी सिखाते हैं कि उसमें कैसे लिखते हैं। उसमें ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सब, इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरह से लिखते हैं, 4 इकाई। आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तो चलिए इसका राइट आंसर डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही हम ये करते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा ये कहती है। सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी तो अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक सतत व्यवसाय अवधारणा, ये जितनी भी अवधारणा दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सारी अवधारणाएं आज या कल आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये जितनी भी अवधारणाएं आपको, ताकि रिवाइज हो पाए। और आप PDF को मेरे टेलीग्राम जाके देख सकते हैं। मैं उस सारी PDF को टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना अच्छी लगी तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। लेखांकन सिद्धांत आधारित है व्यवहारिकता पर, विषयपरकता पर। सी यह है सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यवहारिकता पर भी और विषयपरकता पर भी, तो सी इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेखांकन के दोहरा पहलू धारणा के अनुसार सत्य है, तो तुम्हें सत्य बताना है क्या है। देखिए, विक्रय प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। चलो पढ़ते हैं। संपत्ति प्लस पूंजी बराबर दायित्व, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर विक्रय, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। दोस्तों ध्यान रखना है कि दोहरा पहलू अवधारणा पर कौन सा सत्य है। इसका ये राइट आंसर है। एक तो कैपिटल होता है उसमें, प्लस लायबिलिटीज होती है बराबर एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं, तो लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली क्या लिखे जाते हैं? पूंजी।
दोस्तों लेखांकन में पूंजी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संदिग्ध दायित्व को के बाहर दिखाया जाता है, कहाँ दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, नन ऑफ दीज कहाँ दिखाता है दोस्तों? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए किसे मानते हैं दोस्तों? बिजनेस को स्वामी से पृथक मान जाते हैं, किसके आधार पर मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी अवधारणा के अनुसार मानते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि व्यापार और व्यापार के मालिक को दो अलग अलग व्यक्ति मानेंगे। अलग अलग हैं दोनों, एक नहीं है। किस अवधारणा के तहत, ये आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना। लाभ की आशा ना करें और सभी हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है। तो बताइए हम पढ़ते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा जो अवधारणा है, इसके अनुसार क्या पढ़ते हैं कि भाई हमें लाभ की आशा नहीं करनी है, लेकिन सभी हानियों को हमें प्रावधान करना है, तभी तो हम रिजर्व बनाते हैं। अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व किस लिए बनाते हैं? इसी अवधारणा के तहत कि जो भविष्य में अगर हानि हुई तो उनका हम प्रतिकार कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? बताइए। अभी पिछले वो पढ़ी है, देखो ये अवधारणा मैं सारी लेकर आऊँगा आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग अवधारणा है, क्योंकि इन्हीं पे हमारी अकाउंटिंग बेस होती है। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को आय मान ली, दोस्तों अग्रिम राशि को आय मान ली, तो किस अवधारणा को उल्लंघन करते हैं? सी पृथक स्थित अवधारणा का, बी मुद्रा माप अवधारणा का, ए लागत अवधारणा का। तो किसका करते हैं? तो डी राइट आंसर है इसका, वसूली अवधारणा का। इसमें क्या है, अग्रिम राशि को आय नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब, चार ऑप्शन है दोस्तों, आगम का लेखा कब करते हैं? वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, डी उत्पादन पूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर है जब वस्तु को सुपुर्द किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, तभी उस टाइम उसका लेखा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? दोस्तों बताओ किसका लेखा नहीं करेंगे हम लेखा पुस्तकों में? मशीनरी की लागत का इसका तो करेंगे, क्योंकि मुद्रा माप की अवधारणा के तहत क्या करते हैं कि हम उसका लेखा करेंगे जिसका वस्तु का मूल्य मापा जा सके, जिसका मूल्य मापा जा सके, ठीक है ना। तो मशीनरी की लागत करेंगे। ट्रेडमार्क का, हाँ, गुडविल का भी करेंगे, क्योंकि इनका मापेंगे, लेकिन श्रमिक कार्य कुशलता एफिशिएंसी का नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये गलत है, इसका नहीं करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वित्तीय विवरण के अंतर्गत कितने खाते शामिल होते हैं? बताइए कितने होते हैं वित्तीय विवरण के अंतर्गत? 3 होते हैं दोस्तों। 5 कौन बता रहा है? 5 मत बताना आप, 3 होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं? फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं उसमें? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपको पता है कैसे कैसे बनता है, याद है या सब भूल गए? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और लास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ बनती है बैलेंस शीट। मतलब लास्ट में क्या बनते हैं? तीनों एक साथ ही बनते हैं ये। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे, आज भी जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनको तीनों के साथ लिखेंगे, एक साथ बनाते हैं इनको। बाद में क्या बनती है? साथ ही बनती है, ये तीनों एक साथ बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण के तत्व हैं? तो बताइए वित्तीय विवरण के कौन कौन से तत्व हैं? बताइए। संपत्ति, दायित्व, स्वामी की पूंजी। तो डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वित्तीय विवरण के ये सभी तत्व हैं। आप बताइए संपत्ति कहाँ जाएगी? जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, अब तो मॉडर्न बैलेंस शीट आ गई है, जब हम पढ़ते थे इस तरह के पढ़ते थे, अब तो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। तो दोस्तों लायबिलिटीज आपके जाएगी इस साइड, ये दायित्व। संपत्ति दोस्तों इधर जाएगी एसेट्स, और कैपिटल स्वामी की पूंजी दोस्तों यहाँ आती है। यार कैपिटल में से हम क्या घटाते हैं? ड्राइंग। कैपिटल में हम क्या जोड़ते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको आज बहुत अच्छा सा लग रहा होगा कि हम अपने पुराने दिनों में पहुंच गए हैं,
आय विवरण के अंतर्गत शामिल होता है। तो दोस्तों क्या है इसके अंतर्गत? तो आय व्यय प्राप्त भुगतान बिल दे डी। तो उसको राइट आंसर जो है ए है, आय व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय अवधि के अनुसार वित्तीय विवरण के प्रकार होते हैं। दोस्तों वित्तीय विवरण के प्रकार बताने, समय अवधि का प्रकार। दोस्तों ए लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, समय अवधि का बता रहे हैं दोस्तों। ये नहीं पूछ रहे कि वित्तीय विवरण में कितने में होते हैं, ये पूछ रहे कि समय अवधि के अनुसार वित्तीय विवरण के प्रकार होते हैं। तो एक तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एक त्रैमासिक वित्तीय विवरण होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ये दो, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब वित्तीय विवरणों को 3 माह के आधार पर तैयार किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। 3 माह त्रैमासिक, 6 छमाही, या अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं उसको, और 1 साल को वार्षिक बोलते हैं। तो हमें पता है 2 आधार पर बनाए जाते हैं, तो त्रैमासिक है 3 माह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी की आर्थिक स्थिति के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है। तो दोस्तों बताना है करंट असेट्स में क्या क्या शामिल है, बताइए क्या क्या शामिल है। डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, डी। दोस्तों ये सभी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं तो प्रत्याशित तथ्य होते हैं, अभिलेखित तथ्य होते हैं, अनुमानित तथ्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभिलेखित तथ्य होते हैं वित्तीय विवरण, ना कि ये, ना ही ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों बताना है कि कंपनी के जो वित्तीय विवरण बनाते हैं कि कौन सा भाग नहीं है। दोस्तों व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता, लेजर खाता, डी। दोस्तों लेजर खाता नहीं है भाग, ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण की सीमाएं हैं? तो दोस्तों वित्तीय विवरण की क्या सीमाएं हैं? तुलना की समस्या, संकुचित क्षेत्र, निश्चित समय, डी। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर है, ये सारी समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है? तो बताइए। कंपनी का हमें शुद्ध लाभ हानि बताना है, क्या बनाएंगे? तो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ICIA का फुल फॉर्म बताइए क्या है? तो ये है इंटरनेट कनेक्शन इन एरिया, या ये है इंटरनल कमेंट इंडियन नेम, बताइए क्या है? दोस्तों कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो सीधा सा बात है, ये आंसर है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण में शामिल है, तो बताना है लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होते हैं? स्थगित भुगतान दायित्व, बॉन्ड, अवधि ऋण, डी। तो दोस्तों ये सभी शामिल होता है लॉन्ग टर्म लोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही रिसर्च करके इन क्वेश्चन को निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाहन किस संपत्ति के अंतर्गत आता है? तो बताइए वाहन किस संपत्ति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राइट आंसर है डी। ये दोस्तों मूर्ति नहीं लिखा है, ये दोस्तों ये लिखा है मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आता है। देखिए एक तो मूर्त होता है, टेंजिबल एक होता है मूर्त। आप कमेंट में जाके बताना, कमेंट बॉक्स में, कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। चलिए प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में क्या किन के अधीन दर्शाएंगे दोस्तों? तो संस्था एवं अधिशेष इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरल रिजर्व को आर्थिक चिट्ठे में एसेट्स के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा दोस्तों? संचय व अधिक। जनरल रिजर्व दोस्तों रिजर्व और सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।